और इस वक्त बड़ी खबर आपको बताएं, रूस यूक्रेन जंग पर पुतिन का बड़ा बयान सामने आया है। रूस यूक्रेन जंग को लेकर पुतिन ने बयान दिया है। यूक्रेन में चल रहा संघर्ष अपने अंत की ओर बढ़ता हुआ, जल्द खत्म होगा सैन्य टकराव, शांति वार्ता की ओर बढ़ रहे कदम। मॉस्को से रूस राष्ट्रपति पुतिन ने शांति संदेश दिया है। तो रूस यूक्रेन जंग को अब तक 4 साल हो गए हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शनिवार को 4 वर्ष से चल रहे यूक्रेन युद्ध पर महत्वपूर्ण बात कही है। उन्होंने कहा उन्हें लग रहा है कि यूक्रेन में चल रहा सैन्य टकराव अब खत्म होने के करीब है। कहा यूरोपीय संघ के नेता उनसे बात करना चाहते हैं और वो भी यूरोपीय लोगों से बात करने के इच्छुक हैं। जिन लोगों से बात होने की उम्मीद है उनमें जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज प्रमुख हैं। निश्चित रूप से इस बातचीत में निष्कर्ष निकलेंगे और वो शांति की ओर जाएंगे। तो रूस यूक्रेन जंग को अब तक 4 साल हुए हैं और ऐसे में पुतिन का ये बयान जिस तरह से सामने आ रहा है कि रूस यूक्रेन जंग पर अब कहीं ना कहीं शांति हो सकती है, इस युद्ध को विराम लग सकता है और ये अपने अंत की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये तमाम ऐसी बातें हैं जो कि पुतिन यहाँ पर कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या अब पूरी तरह से जंग खत्म हो जाएगी? क्या दुनिया के लिए राहत की खबर है? और क्या जल्द ही सैन्य टकराव खत्म होने की बात जिस तरह से पुतिन कर रहे हैं, कोई प्लान उनके दिमाग में चल रहा है जिसके चलते वो इस जंग को अब खत्म करना चाहते हैं? और उनका ये बयान कि ये जो टकराव है, ये सैन्य संघर्ष एक तरह से अपने अंत की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो रूस यूक्रेन जंग को अब तक 4 साल हो गए हैं और ऐसे में पुतिन का ये बड़ा बयान जो सामने आ रहा है वो अपने आप में बेहद खास हो जाता है। क्या ये शांति की पहल है? रूस यूक्रेन जंग पर पुतिन जो बयान दे रहे हैं, क्या अब युद्ध आखिरी दौर में है? तो देखिए, जल्द खत्म होगा सैन्य टकराव, पुतिन की तरफ से ये बड़ी बात सामने आ रही है। शांति वार्ता की ओर कदम बढ़ रहे हैं और यहाँ पर हमारे साथ हमारे सहयोगी नासिर खान भी जुड़ चुके हैं और अपडेट के साथ साथ ही साथ ग्रुप कैप्टन आशीष साई जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारे साथ मनोज कुमार जी भी जुड़े हुए हैं, जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, और हमारे साथ अजित आप जी भी जुड़ गए हैं, देश मामलों के जानकार हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले अपडेट ले लेते हैं हम नासिर खान से। नासिर, जिस तरह से पुतिन की तरफ से बयान सामने आया है कि ये जो जंग है आखिरी दौर में है और अब शांति की वार्ता हो सकती है, तो क्या माना जाए ये एक अच्छा संकेत है? देखिए, बिल्कुल ये अच्छा संकेत है। अगर देखा जाएगा कि 4 साल का युद्ध विराम जो रशिया और यूक्रेन के बीच में देखा, जो तबाही का मंजर वहां पे देखने को मिला, आखिर जो है बातचीत से ही इस जंग का जो है वो अंत होने वाला है। पुतिन ने जब कल खुद इस बात की पुष्टि की कि अब बातचीत जो है हो रही है कि आने वाले समय में जो मिलिट्री एग्रेशन वहां पे था, जो जंग वहां पे चल रही थी, जो तबाही का मंजर दोनों साइड से चल रहा था, वो खत्म होने वाला है। कहीं ना कहीं ये बात जो है पूरी विश्व के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमने देखा कि लगातार जंग जैसी सूरत हाल जो वहां पे बनी है, जो जंग में तबाही यूक्रेन में मची हुई है या रशिया में बची हुई है, उससे कहीं ना कहीं जो है आम लोगों के साथ साथ जो बाकी दीगर ममालिक है, जो दूसरी कंट्रीज है, वहां पे राहत की सांस जो है वो ली जा रही है। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाएगा, जो ईरान और इसराइल के बीच में जो जंग वो बनी हुई है, वो तबाही का मंजर, वही तबाही का मंजर सेम जो है हमें यूक्रेन में भी देखने को मिला, हमें रशिया रशिया में भी देखने को मिला। कहीं ना कहीं कल इस बात की खुद पुतिन ने जो पुष्टि की है, इस बात से कहीं ना कहीं राहत लेने वाली सांस है कि आखिरकार जो है 4 साल वाला जो युद्ध चल रहा था वो खत्म होने वाला है, और आम लोगों के साथ साथ बाकी लोगों के लिए भी ये राहत भरी जो है खबर सामने आ रही है। अब ये देखना बाकी है कि आने वाले दिनों में कितना टाइम लग सकता है इसमें, कि कब ये युद्ध जो है खत्म होने होगा, ये आने वाले समय में ही जो है देखने वाली बात होगी। जी। यहाँ पर शांति की वार्ता को लेकर बातें कही जा रही है। मॉस्को में पुतिन ये बड़ा संदेश दे रहे हैं और ऐसे में ये माना जाए कि देखिए, जिस तरह से लगातार ये कोशिश हमेशा रही है मध्यस्थता हो जाए, बाकी देश भी इंटरवीन करते हुए नजर आए, ऐसे में अब खुद पुतिन ये चाहते हैं कि शांति हो। तो उनकी तरफ से माने कि बहुत बड़ा बयान है और जल्द ही कुछ बड़ा होने वाला है, जल्दी इसका अनाउंसमेंट भी हो सकता है, ये माना जाए ना सर? जी बिल्कुल, देखिए इसकी अनाउंसमेंट जो है आने वाले समय में ही हो सकती है, कुछ दिन और हमें इंतजार करना होगा। और ये अनाउंसमेंट जो है, देखिए कल खुद राष्ट्रपति जो पुतिन है, उनने खुद इस बात की पुष्टि की है कि जो है आने वाले दिनों में ये जंग खत्म होगी, ये एग्रेशन जो 4 साल से हमें देखने को मिल रहा है वो खत्म हो सकता है। क्योंकि लगातार जो है बाकी कंट्रीज की मेडिएशन, बाकी जी। कंट्रीज ने दबाव बनाना शुरू किया था,
और कहीं ना कहीं अगर देखा जाएगा आखिरकार जो है वही बात सामने आई, जिस बात का इंतजार कई सारे लोगों को कई सारे सालों से पहले था। जो हम्म। चीज पहले होनी चाहिए वो चीज जब 4 साल बिल्कुल, के बाद काफी होने लंबा वाली वक्त है। नासिर लग चुका है, तकरीबन 4 साल। और हमारे साथ ग्रुप कैप्टन आशीष साई जी भी जुड़े हैं, उनका भी रिएक्शन लेना चाहेंगे। सर, क्या लग रहा है आपको कि अब ये जो युद्ध है अंतिम दौर में है या खत्म हो चुका है, जल्दी डिक्लेयर भी हो जाएगा? ये बहुत मेजर डिक्लेरेशन मानी जाएगी, क्योंकि अभी तक जितनी बार भी बातचीत हो रही थी उसमें पुतिन ने कभी भी इतने साफ लफ्जों में ये मंशा नहीं जाहिर की थी कि वो यूक्रेन के साथ अपनी लड़ाई को खत्म करना चाह रहे हैं। हर वक्त ये अमेरिकन टीम की तरफ से या यूक्रेनियन टीम की तरफ से या यूरोप की तरफ से ज्यादा प्रोएक्टिव स्टेप्स दिखाए जा रहे थे, और रशिया उस पर बहुत रिजर्व कमेंट्स देता था। तो डायरेक्टली पुतिन से ये इस तरह का स्टेटमेंट आना एक बहुत मेजर डेवलपमेंट माना जाएगा। इसके पीछे की कुछ 2-3 गतिविधियों को भी देखें। पिछले 2 हफ्तों में जो 2 बार लंबी वार्ता हुई है पुतिन और प्रेसिडेंट ऑफ यूएस ट्रम्प के बीच में, वो इंडिकेट कर रही थी कि देयर इज समथिंग कुकिंग। हालांकि उसमें ये भी था कि ईरान की तरफ से यूरेनियम को रशिया में रखने की बात शायद चल रही होगी, लेकिन ट्रंप ने अपने लास्ट टॉक्स विद पुतिन के बाद बोला था कि आई हैव आस्क्ड हिम, मतलब मैंने पुतिन को बोला है कि वो यूक्रेन के साथ युद्ध को खत्म कर दें। उसके तुरंत 1 हफ्ते के अंदर हमने देखा कि 1-2 दिन का सीज फायर जो ट्रंप ने सरप्राइजिंगली फिर से ट्रंप ने अनाउंस किया था, ना कि मॉस्को या यूक्रेन की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट। पहले ट्रंप ने बोला कि 2 दिन का हम एक विराम दे रहे हैं इनको। तीसरा, बहुत जल्दी वहां पे विंटर्स शुरू होने वाले हैं। तो अभी तक जितनी 4 साल से ये लड़ाई चली है, रशिया ने काफी लैंड गेन किया हुआ है यूक्रेन के अंदर। तो ये उनके लिए एक अच्छा वक्त होगा। हमने आपके चैनल पे ही कुछ दिन पहले ये डिस्कस भी किया था कि वो लास्ट मोमेंट पे काफी अंदर तक जाकर यूक्रेन में लैंड एक्सेस करना चाहते थे, ताकि रशियन जो टोटल इकोनॉमी है, जो कि विंटर्स में बहुत ज्यादा नॉन प्रोडक्टिव हो जाती है, क्योंकि 50 से 60% रशिया का लैंड फ्रीज हो जाता है, बर्फ में चला जाता है। उस दरमियान उनके पास इकोनॉमी स्लो डाउन होता है, और इसके लिए उनको काफी यूक्रेनियन लैंड अंडर द गार्ब ऑफ सम अदर अरेंजमेंट्स, एक वार्म वाटर पोर्ट जिसकी उनको बहुत तलाश होती थी यूक्रेन में है, उसको एक्सेस करना चाहते थे। तो अभी उन्होंने काफी एक अपनी स्ट्रांग पोजीशन बना रखी है, और अभी अगर वार्ता होगी, अगर टेबल टॉक्स होंगे, सेटलमेंट्स होंगे, तो उसमें पॉसिबल है कि रशिया की तरफ से काफी लैंड रख लिया जाएगा। और पुतिन के पास चूंकि यूरोप, अमेरिका और चाइना से बहुत मेजर गोला बारूद पिछले 2 महीनों से नहीं आ पा रहा है, तो वो क्योंकि उन्हें पता है कि अगर इस वक्त वॉर आगे चली तो उनको और लैंड खोना पड़ेगा। लेकिन इसमें एक चैलेंज भी होगा कि क्या आसानी से जेलेंस्की जैसा इंसान, जो कि साइकिक खुद ही माने जाते हैं, वो इस बात को मान जाएंगे कि हम रशिया को कुछ लैंड रखने दें। वी विल हैव टू सी। तो बिल्कुल। और ऐसे में देखिए समझना होगा, क्योंकि अब से कुछ देर पहले, कुछ समय पहले हम कह सकते हैं, कल की बात है अजिताभ सर, जब हम लगातार अपने दर्शकों को ये खबर दिखा रहे थे कि ट्रंप बड़े बड़े दावे कर रहे हैं शांति को लेकर, और ऐसे में कह रहे हैं कि बहुत ही जल्द मैं एक और शांति समझौता कराने जा रहा हूं, 10वां ये समझौता हो सकता है। कहीं ये इशारा ट्रंप का इसी और तो नहीं था? और यहाँ पर पुतिन ने सोचा कि इससे पहले ट्रंप क्रेडिट ले, मैं ही डिक्लेयर कर देता हूँ कि ऐसा कुछ होने वाला है। देखिए गीतू जी, ये विक्ट्री डे सेलिब्रेशन जो हर साल मनाया जाता है, ये एक खास अवसर है, और इस पे दोनों तरह की बातें होती हैं और कल भी हुई हैं। एक तरफ तो स्टेटमेंट राष्ट्रपति पुतिन का निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा बहुत बड़ी घोषणा होगी अगर ऐसा होता है। तो दूसरी तरफ जो कल जिस तरह के वेपन्स का, आर्म्स का डिस्प्ले हुआ है, वो कुछ और दिखाता है। तो दोनों में कंट्राडिक्शन है। वी विश कि ये युद्ध खत्म हो जाए। पिछले 4 साल से ये तबाही का जो मंजर चला है पूरे विश्व में, यूक्रेन से अगर आप शुरू कीजिए, उसके बाद कई ऐसी घटनाएं, दुर्घटनाएं हुई हैं जिससे विश्व संकट और आर्थिक संकट और ऊर्जा संकट, ये तीनों आप कह लीजिए उस समय से ही चल रहा है। यूक्रेन वॉर से जो तबाही और जो परेशानी पूरी दुनिया को झेलनी पड़ी है और विश्व व्यवस्था को जो चोट पहुंची है, वो यूक्रेन वॉर से ही शुरू हो चुका था, जो अब उसका और ज्यादा विभत्स रूप हमें देखने को मिल रहा है। बातचीत हुई है, बातचीत होती रही है, लेकिन कई बार ये देखा गया है कि ये एक तरफा एक तरह से बयान हो जाता है।
और अभी भी बहुत ज्यादा मुझे उम्मीद नहीं दिख रही है जो धरातल पे जो वस्तु स्थिति है, क्योंकि यूक्रेन का एक बहुत बड़ा हिस्सा रूस ने कब्जा कर रखा है। रूस के पास कई ऐसी चीजें हैं जिसमें उसको बढ़त दे रखी है। ट्रंप ने भी कई मौकों पे पुतिन का साथ देते दिखे हैं, लेकिन ग्राउंड पे अगर देखा जाए तो पूरा यूरोप ट्रंप से भी कई बार मेल खाता बिल्कुल नहीं यहाँ पर। दिखा। लेकिन सवाल ये भी है कि जेलेंस्की भी इस बात को मान रहे हैं कि नहीं मान रहे, वो झुकने को तैयार है कि नहीं है, क्योंकि यहाँ पर रूस की तरफ से तो डिक्लेयर करने की बात कही जा रही है, लेकिन रुख क्या रहेगा यूक्रेन का, जेलेंस्की का, ये भी देखना होगा। आप सभी हमारे साथ बने रहिए। एक बड़ी खबर, ट्रंप ने ईरान को बहुत बड़ी धमकी दी है। ये बड़ी खबर आ रही है, ट्रंप ने ईरान को धमकी दी है, समझौता नहीं किया तो पछताएगा ईरान, समझौता नहीं हुआ तो मुश्किलें बढ़ जाएंगी, ईरान को समझौते की ज्यादा जरूरत है, ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होगा। तो बड़ी खबर आ रही है, अगर समझौता नहीं करता ईरान तो ईरान पछताएगा। ये ट्रंप धमकी दे रहे हैं ईरान को, ये बहुत बड़ी धमकी इस वक्त मानी जा रही है। ट्रंप लगातार बड़े बड़े बयान देते हैं और ऐसे में अब ये बड़ी धमकी भी उन्होंने ईरान को दे दी है कि अगर यहाँ पर समझौता नहीं किया तो पछताएगा ईरान। मनोज जी, यहाँ पर बार बार तो धमकी देते रहते हैं, अब इन धमकियों के मायने क्या है? कब तक ईरान को इसी तरह से धमकी देंगे पछताने की? इस तरह का धमकी जो है मुझे लग रहा है कि वो कंटिन्यू रहेगा जब तक कि दोनों देश जो है टेबल पे टॉक के लिए तैयार नहीं होगा। और IRGC ने भी अमेरिका को धमकाया है कि आप अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में आप अगर ईरानियन ऑयल टैंक्स पे अगर हमला करते हैं तो फिर वो भी जो अमेरिकन बेस है मिडिल ईस्ट में उस पर भी हमला किया जाएगा। तो इस तरह का वाक युद्ध जो है आने वाले समय में कंटिन्यू रहेगा। जहाँ तक मैं रशिया और यूक्रेन के बारे में कुछ बोलना चाहूँगा कि रशिया और यूक्रेन का जो युद्ध हो रहा था इसमें यूरोपियन यूनियन जो है वो ज़्यादा असिस्ट कर रहे थे यूक्रेन को, और वो चाह रहे थे कि जो है कंटिन्यू रहे रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध। और इसमें हम लोगों ने देखा शुरू से ही कि अमेरिका जो है जिस तरह से यूरोपियन यूनियन को अलग थलग कर दिया, नाटो को भी अलग थलग कर दिया। अब यूक्रेन को जो सहायता मिलता था नाटो कंट्रीज से और यूरोपियन यूनियन जिस तरह से अमेरिका ने उनको अलग थलग कर दिया, और इस युद्ध में भी हम लोग देख रहे हैं कि अमेरिका के तो आप भी कह रहे हैं मनोज जी कि यूक्रेन के पास उतनी क्षमता बची नहीं है अब लड़ने की, और जिस तरह से जेलेंस्की पहले अड़े हुए थे कि नहीं देखिए हमारी जंग कंटिन्यू रहेगी और तकरीबन 4 साल निकाल दिए, ऐसे में अब लग रहा है जेलेंस्की को कि यहाँ पर शांति समझौता कर लेना चाहिए या फिर इस युद्ध को खत्म करना चाहिए, ऐसा कुछ क्या जेलेंस्की अब सोचने लगे हैं जो कारण आप बता रहे हैं उनके हिसाब से? यूक्रेन के पास कभी क्षमता नहीं था कि वो रशिया से सीधे जो है वार कर सके। वो डिपेंडेंट था अमेरिका पे और यूरोपियन यूनियन पे और नाटो कंट्रीज पे। तो स्वाभाविक है जब जैसे ही अमेरिका ने अब अलग थलग कर दिया है ना, अब देख रहे हैं हम लोग कोई टॉक नहीं हो रहा है, यूक्रेन के प्रेसिडेंट कहीं जा भी नहीं रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आइसोलेशन में फील कर रहे हैं। और अमेरिका ये चाहता है कि जब तक वो आइसोलेट नहीं होगा तब तक जो है रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध ये चलते रहेगा। और इसमें जब शुरू से ही सेकेंड टर्म में हम लोग देख रहे हैं कि अमेरिका का ये रुख रहा है कि ये युद्ध जो है रशिया और यूक्रेन के बीच जो है ये खत्म हो। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये डील भी हो सकता है कि आप रशिया और यूक्रेन को आप युद्ध को खत्म हो। मुझे लग रहा है कि ट्रंप और पुतिन के बीच बातचीत चल रही होगी कि आप यहाँ पे सहायता कीजिए और हम आपको बिल्कुल, यानी ये संभावना भी हो सकती है क्योंकि जिस तरह से लगातार ईरान को सपोर्ट रूस करता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या ये डिप्लोमेसी के तहत हो सकता है कि यहाँ पर एक तरह से स्ट्रैटेजी ये अमेरिका की रही हो, ट्रंप ये सोच रहे हो? साहिर सर क्या कहेंगे इसको लेकर? एक तरह से कूटनीति के तहत यहाँ पर रूस को अपने साथ मिलाना या उनसे हथियार खरीदने का पर्पज हो सकता है, ऐसे लग रहा है आपको? मेरी एनालिसिस गीतू यह है कि फॉर सर्टेन रीजंस शुरू से ट्रंप अगेंस्ट जेलेंस्की स्टैंड लेकर रहे हैं। जब से पिछले 1.25 सालों से एकदम क्लियरली उन्होंने जेलेंस्की को कई बार ह्यूमिलिएट किया है, बुलाकर और प्रोटोकॉल वायलेट करने के लिए उनको पब्लिकली टॉक डाउन किया था। तो इस वजह से और शुरू से ही एक पुतिन की तरफ झुकाव भी, बिकॉज उनका बिजनेस इंटरेस्ट है। इसी वजह से जो ये दो मंशाएं जाहिर की थी जेलेंस्की ने बार बार, अमेरिका के साथ अलग और नाटो कंट्रीज के साथ अलग माइनस अमेरिका, कि या तो हमें नाटो की मेंबरशिप दे दी जाए या हमें किसी तरह की गारंटी दे दी जाए जो नाटो के बाकी लोगों को मिलता है, तब हम शायद पुतिन से बात करने को। तो इनको बार बार
हमने इन दोनों के बीच में, अमेरिका और यूक्रेन के बीच में एक रिफ्ट देखा था। एंड साथ के साथ ये भी सबको पता था कि ईरान की तरफ रशिया का भी एक ऑर्गेनिक झुकाव चाइना और रशिया कर रहा है टू काउंटर बैलेंस अमेरिकन इंटरफेरेंस इन गल्फ। तो इन चीजों को एक साथ कनेक्ट करके देखना भी सही होगा, लेकिन उससे ज्यादा सही बात यह है कि अब पुतिन भी बहुत ज्यादा स्ट्रेच कर चुके हैं और उनको एक सिल्वर लाइनिंग दिख रही होगी कि अगर अमेरिका इस डील के पीछे हमें ऑयल ट्रेड करने की इजाजत फर्दर दे देता है, यूनाइटेड नेशंस के जो रिस्ट्रिक्शंस है या अमेरिका की तरफ से 2 बड़ी मेजर ऑयल एक्सपोर्ट कंपनीज हैं जिनके ऊपर सैंक्शंस लगाए हुए थे, अभी फिलहाल 16 मई तक के लिए खोले गए थे, उसके आगे उसको बढ़ाया जाएगा कि नहीं बढ़ाया जाएगा, ये डेलिब्रेशंस अभी चल रहे हैं। तो दिस इज अ वेरी की मोमेंट इन दिस वॉर, इन द हिस्ट्री ऑफ दिस वॉर, और इसलिए ये पुतिन का स्टेटमेंट आया है और इसलिए जेलेंस्की को भी अब ये पता चलने लगा होगा कि जितनी बातें ट्रंप के आने से पहले जेलेंस्की के फेवर में यूरोपियन यूनियन द्वारा या नाटो द्वारा की जा रही थी, वो अचानक धीरे धीरे करके फेड आउट की हैं। और अब तो अमेरिका की तरफ से भी जो डायरेक्ट हार्डवेयर सप्लाई हो रही थी कीव को, यूक्रेन को, वो खासी कम हो गई है। इनपुट्स ज्यादा नहीं है कि टोटल रोक दी गई है या नहीं, लेकिन जब गल्फ में गोला बारूद की जरूरत पड़ी थी तो ये बहुत CNN, एक्सियोस, जितने भी वहां के मेजर उन्होंने ये बताया था कि उधर डाइवर्ट कर दिया जा रहा है। तो यूक्रेन के पास भी अब गोला बारूद की भी सीरियस क्राइसिस। जी गीतू। बिल्कुल। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, ट्रंप की धमकी का अब्बास अरागची ने जवाब दिया है। बड़ी जानकारी, ट्रंप ने जो धमकी दी उसका अब्बास अरागची ने जवाब भी दे दिया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची की चेतावनी, शक्ति की परीक्षा ना ले अमेरिका। अब्बास अरागची ने कहा है शांति जंग से नहीं, कूटनीतिक समाधान से होगी। तो ईरान कभी किसी के दबाव में नहीं आता है। अब्बास अरागची ने एक बार फिर से अपनी मंशा जाहिर कर दी है, ट्रंप की धमकी का जवाब दिया है अरागची ने। और नासिर, क्या माना जाए, शक्ति की परीक्षा ना ले अमेरिका, यहाँ पर देखिए शक्ति तो नहीं है लेकिन जो अभी भी तेवर है ईरान के वो कम होते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। ईरान को भी पता है उनके हालात क्या बने हुए, लेकिन उसके बाद भी ट्रंप की बातों का जवाब उन्होंने दे दिया जो धमकी दे रहे थे ट्रंप। बिल्कुल, देखिए गीतू, ये पहली बार नहीं जवाब दिया है ईरान ने। इससे पहले भी ऐसे जवाब जो ऐसे स्टेटमेंट जो ईरान की तरफ से देखने को मिले। जब उन्होंने पहले स्टेटमेंट जो ईरान की तरफ से आई कि हम किसी भी दबाव में नहीं आएंगे, दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती, ना हम किसी के दबाव में आ सकते हैं। और वही स्टेटमेंट जो है आज फिर से सामने आ रहा है कि चाहे यूएसए कुछ भी कर ले, कोई भी ये कंडीशन रखे, किसी के दबाव में हम आने वाले नहीं है। हाँ, बातचीत अगर होगी वो जो बातचीत जो अगर होगी वो टर्म्स एंड कंडीशंस पे होगी। कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन जो है यहाँ पे थोपी नहीं जाएगी, कोई भी कंडीशन यहाँ पे थोपी नहीं जाएगी, ना वो मानने के लिए तैयार है। इससे पहले भी हमने देखा जो पीसफुल टॉक जो पहले हुए थे इस्लामाबाद में, उसमें भी जो कुछ 2 चीजों पे जब बात अटकी, एक तो स्टेट ऑफ हॉर्मोज को लेकर, दूसरी जो है यूरेनियम को लेकर, उस टाइम भी जो है बातचीत इन्हीं 2 कारण जो है वो फेल हुई। उसके बाद जब दूसरी पीसफुल टॉक होने वाली थी तब भी ईरान ने जो है इस्लामाबाद जाने से मना किया और पूरी तरह से जो है जो यूएसए की तरफ से कंडीशन थी उसको ठुकराया। उसके बाद जो है यहाँ से फिर से एक बार प्रपोजल जो गया उसमें भी ईरान जो है कहीं ना कहीं सहमत नहीं देखने को मिला। कहीं ना कहीं अगर देखा जाएगा एक तरफ से इकोनॉमिकली जो है ईरान जो है बड़े लॉस में है, एक तरफ उनकी कंडीशन जो है वो नहीं है कि वो फिर से एक बार वॉर जो है 2.0 वो वहां से चला सके। लेकिन वहीं अगर यूएसए की तरफ से भी अगर देखा जाएगा लगातार जो है स्टेटमेंट सामने आ रही है कि यूरेनियम जब तक ये वापस नहीं करेंगे तब तक जो है तब तक हम भी मानेंगे नहीं। यानी कि ईरान भी जो है अपनी जिद पे अड़ा हुआ है और वही अगर दूसरे एंड से अगर देखेंगे यूएसए भी अपनी जिद पे अड़ा हुआ है, अपनी जिद पर अड़े हुए हैं और ऐसे में समझौता होना बहुत मुश्किल है। नासिर, यही माना जाए। अजिताभ सर, यहाँ पर ये भी समझने की जरूरत है कि क्या ट्रंप की बातों के मायने नहीं रहे हैं। अब ट्रंप तमाम तरह की धमकी देते रहे और ऐसे में अरागची भी लगातार काउंटर करते रहे हैं और शायद ट्रंप ये जो बड़बोलापन उनका रहता है इसलिए कोई उन्हें सीरियसली ले भी रहा है कि नहीं, उनकी धमकी बेजा तो नहीं जा रही है। मामला और उलझता ही जा रहा है। अभी लेटेस्ट 2 डेवलपमेंट की तरफ मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा दर्शकों का। अरागची के स्टेटमेंट के बाद 2 बहुत ही महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट ईरान की तरफ से हुआ है ट्रंप की धमकियों के बीच में। एक तो उन्होंने जो एक तरह से कह लीजिए पर्सियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी बनाने की जो घोषणा की है, हॉर्मुज में एक लीगल उसको जामा पहनाने की कोशिश की है और पूरा एक नियम कानून इशू किया है, एक फॉर्म इशू किया है कि कोई भी जहाज, कोई भी टैंकर इस एरिया से हॉर्मुज से निकलेगा या आएगा, वो फॉर्म भर के देगा, उसमें सारे डिटेल्स देंगे कि वो किस एरिया का है,
जहाज कहाँ का है, कौन उसका ऑनर है, क्या उसमें सामान जा रहा है। तो एक तरह से कहिए अपनी अथॉरिटी को ईरान ने और मजबूत कर दिया है, हॉर्मुज में अपनी पकड़ और जमा ली है इस तरह से नियम कानून बना के, और इसका एक खास उद्देश्य यही है कि वहां से टोल वो कलेक्ट करेगा। अगर ऐसा होता है तो निश्चित रूप से ये जंग और बढ़ेगी, क्योंकि अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट ये हो रहा है कि ब्रिटेन ने अपना एक डिस्ट्रॉयर वहां तैनात करने के लिए भेज दिया है। फ्रांस ने भी एक डिप्लॉयमेंट की बात की है, और ये दिख रहा है कि फ्रांस और ब्रिटेन दोनों, जिन्होंने एक कोशिश की थी कि एक हॉर्मुज से को छुड़ाने के लिए वहां आवाजाही शुरू करने के लिए एक इंटरनेशनल कॉलिशन वहां पे जी। काम करे, कहीं ना कहीं उस तरफ प्रोग्रेस होता दिख रहा है। जी। दूसरी तरफ आप देख लीजिए, एक और बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। ईरान ने अंडर सी जो इंटरनेट के केबल हैं, 7 मेजर मरीन केबल्स वहां से हॉर्मुज से जा रहे हैं, उन 7 पे कहा है कि इन पे हमारा अधिकार होगा, हम इसकी रेगुलेट करेंगे और हम इसके कलेक्शन भी करेंगे, उसके हम चार्ज भी करेंगे। तो इंटरनेट केबल सोचिए, आज के डेट में पूरी विश्व की कम से कम 99% जो पहले टेलीकम्युनिकेशन इंटरनेट सारा उसी केबल के सी केबल के थ्रू होता जी। है, और उस पे कब्जा दिखाना और उसको एक लीगल जामा उसको भी पहनाना, ये दिखा रहा है कि ईरान अपना जो स्टैंड है और ज्यादा कसता जा रहा है और हार्ड करता जा रहा है। ये दोनों, एक तरफ तेल पे कब्जा, दूसरा इंटरनेट के केबल्स पे इस तरह से कब्जा, दोनों के लिए एक लीगल ईरान की उसकी अथॉरिटी है, उस पे कब्जा है, ये दिखाना ये बहुत बड़ी घटना होगी। इसका मतलब है कि ईरान और हावी होता जा रहा है, और ट्रंप चाहे जितनी भी अनाउंसमेंट कर लें, बिल्कुल, उसका इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ट्रंप को क्योंकि एक तरह ईरान से को अपनी वो मजबूती पता है, उसे पता है कि वो कहां पर ट्रंप को दबा सकता है। हॉर्मुज का मैटर ही नहीं सुलझ रहा है, और ऐसे में अब ऑप्टिकल फाइबर्स की बात भी जिस तरह से आप कह रहे हैं, केबल्स की बात आप जिस तरह से कर रहे हैं, तो वो मुद्दा कैसे सुलझेगा ये भी कहीं ना कहीं ट्रंप को अब सोचना होगा। इस बीच एक और बड़ी खबर हॉर्मुज को लेकर बोले हैं यूएस के विदेश मंत्री। हॉर्मुज को लेकर ये बयान सामने आया है, हॉर्मुज में ईरान का सिस्टम मंजूर नहीं है, तहस नहस हो चुका है ईरान का पूरा सिस्टम। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, यूएस के विदेश मंत्री हॉर्मुज को लेकर बोल रहे हैं कि हॉर्मुज में ईरान का सिस्टम मंजूर नहीं है, तहस नहस हो चुका है ईरान का पूरा सिस्टम। तो ये दावा कर दिया यूएस के विदेश मंत्री ने, और ऐसे में ना सिर्फ दावे चाहे कुछ भी करे, लेकिन आज भी ईरान के लिए हॉर्मुज एक बहुत बड़ा ऐसा पॉइंट है जिस पर कहीं ना कहीं अमेरिका को सोचना पड़ रहा है कि आखिर आगे किया जाए। देखिए बिल्कुल, अगर दावा किया जा रहा है कि ईरान के पास कुछ नहीं है, इससे पहले भी हमने कई सारे दावे देखे, जिसमें ये सबसे पहला दावा ये देखने को मिला कि एयरफोर्स ईरान की जो है वो खत्म हो चुकी है। उसके बाद नेवल फोर्स जो है वो भी खत्म हो चुकी है। ईरान पूरी तरह से बिखर गया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जल्दी से खुल जाएगा। हमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पूरा कंट्रोल, लेकिन तब से लेकर अभी तक जो है खाली स्टेटमेंट्स देखने को मिले। अगर ये चीज ऑन ग्राउंड, अगर ये चीज सच है, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अभी तक क्यों बंद है? उसी के साथ साथ अगर देखा जाएगा, ईरान के लिए सबसे बड़ा प्लस और पॉजिटिव पॉइंट जो है जिसपे वो हावी हो रहा है, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, क्योंकि वहां पे उन्होंने पहले से ही जो स्टेटमेंट ईरान की तरफ से आई कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है हमारे कंट्रोल में है और हमारे कंट्रोल में ही रहेगा, वही ग्राउंड रियलिटी है, वही चीज जो है सामने आ रही है। बिल्कुल, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे पूरा कंट्रोल अमेरिका नहीं कर पा रहा है। शायद यही वजह मनोज जी जिसके चलते उन्हें बयान देने पड़ रहे हैं। बयान के तहत उन्हें समझाना पड़ रहा है कि ईरान का पूरा सिस्टम तहस नहस हो चुका है और हॉर्मुज में हमारा कंट्रोल स्थापित हो रहा है। अगर ऐसा होता तो ये कहने की बात नहीं थी, अपने आप दिख जाता। CIA और अमेरिकन एजेंसीज का आज स्टेटमेंट आया है कि अभी भी जो है ईरान का जो मिसाइल है 70% जो है अभी बचा हुआ है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस तरह का स्टेटमेंट विदेश मंत्रालय का ट्रंप का तहस नहस कर दिए हैं, तो ऑटोमेटिक जो है एक्सपोज हो जाता है अमेरिका इस रूप में। और इस तरह के स्टेटमेंट से मुझे लग रहा है कि वहाँ के पब्लिक में भी एक भ्रम की भावना, अमेरिका में एक पब्लिक में भी एक भ्रम की भावना आएगी कि CIA जैसी इतनी बड़ी संस्था और अदर अमेरिकन एजेंसीज इस तरह का इंफॉर्मेशन दे देता है, और इससे जो एक ईरान को भी और ईरान के लोगों को भी एक बूस्ट मिलता है। ऑलरेडी ईरान को तो पता ही है कि उनके पास कितना मिसाइल है, लेकिन
इससे जो एक परसेप्शन बनता है और इससे वो जो अमेरिका का क्लेम है वो थोड़ा-सा फीका पड़ जाता है, क्योंकि इस तरह के स्टेटमेंट देना कोई भी कंट्रीज़ इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा और सीआईए जैसी संस्था इस तरह की इन्फॉर्मेशन दे रही है। और जिस तरह से ये अब लग रहा है कि ये कंटिन्यू रहेगा और मुझे ऐसा लग रहा है कि बार्गेनिंग के दौर पे अब इसका सॉल्यूशन निकल सकता है। रशिया का इन्वॉल्वमेंट इसमें अब और बढ़ेगा और जिस तरह से ट्रम्प का भी जो है यात्रा हम्म चाइना होने वाला है 14 या 15 इसी तारीख के इसी मंथ में आने वाला है। वहाँ पे भी ट्रम्प कोशिश करेंगे कि चाइना के प्रेसिडेंट से बातचीत करें और जो भी सहायता जिस रूप में भी सहायता ईरान को दिया जा रहा है उसको चेक करने का कोशिश करेगा। वहीं जो है इकोनॉमिक टाइप बढ़ाना चाहेगा चाइना के साथ अमेरिका का। इससे जो है बिल्कुल, यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक ऐसी टेढ़ी खीर हो रहा है यहाँ पर अमेरिका के लिए कि उससे बाहर निकल पाना मुश्किल हो रहा है। ईरान को किस तरह से घेरे शायद ट्रंप ने सोचा भी नहीं होगा। इस बीच एक और बड़ी खबर अपने हम दर्शकों को बता देते हैं। ईरान के खार्ग द्वीप से खबर सामने आ रही है, जहां पर खार्ग द्वीप के पास तेल फैला हुआ है। समंदर में तेल फैलने की आशंका जताई गई है। सैटेलाइट तस्वीरों से इस बात का खुलासा हुआ है। ये बड़ी खबर ईरान के खार्ग द्वीप से, जहां पर फैला हुआ तेल दिखाई दे रहा है। समंदर में तेल फैलने की आशंका जताई जा रही है। सैटेलाइट तस्वीरों से इस बात का खुलासा हो रहा है। तो देखिए, लगातार ये जो सैटेलाइट तस्वीरें आ रही हैं उससे खुलासा हो रहा है कि समुद्र में तेल फैला हुआ है। और ऐसे में साहिर सर, क्या वाकई ये संभव है? और अगर ऐसा हो रहा है तो क्या माना जाए? ये जो कई बार तेल टैंकर्स उड़ाए जा रहे हैं, इनकी वजह से ऐसी कंडीशन सामने आई है। और वाकई एक सवाल और भी बहुत अहम हो जाता है जो लगातार हमारे सभी के दिमाग में चल रहा है कि जैसे कि शिप्स को आगे ना बढ़ने की बात कही जाती है, उन्हें उड़ा देने की बात कही जाती है, तो ये जो इनका तेल होगा वो कहाँ गया होगा? हाँ गीतू, उसके पहले एक मार्को रूबियो को खत्म कर लेते हैं, वो नहीं तो जी लिंकअप नहीं हो पाएगा। जी जी। मार्को रूबियो ने 3 मेजर बातें की थी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिसका हम जिक्र कर रहे हैं आज। उसमें सबसे मेजर बात ये थी कि उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप को कोट करते हुए ये बोला था दैट द प्रेसिडेंट हैज नोटिफाइड द कांग्रेस, मतलब प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपनी कांग्रेस को बताया है दैट एपिक फ्यूरी हैज कंक्लूडेड, मतलब अमेरिका का युद्ध ईरान के खिलाफ खत्म हो चुका है। ये बहुत मेजर स्टेटमेंट थी जिसको ना कि व्हाइट हाउस ने बाद में कॉरबोरेट किया, ना इस पे पेंटागन का कोई रिएक्शन आया, क्योंकि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डायरेक्टली प्रेस को बता रहे थे और उसमें ट्रंप को उन्होंने कोट किया था। और ये फैक्ट भी है कि कांग्रेस में ट्रंप ने एक रिटन कुछ नोटिफिकेशन दिया था जिसमें इस तरह के जिक्र किए गए थे। तो अगर ये मान लें, ये हालांकि ट्रंप ने ये चाल चली थी अपने कांग्रेशनल अप्रूवल को अवॉइड करने के लिए, लेकिन उसको कोट करते हुए मार्को रूबियो का ये कहना है कि द एक्सरसाइज हैज कंक्लूडेड, एपिक फ्यूरी हैज कंक्लूडेड, ये बहुत मेजर स्टेटमेंट था और इस पे कोई रिकॉल नहीं किया अभी तक। एक दूसरा उनका फोकल पॉइंट था ये हॉर्मुज का, क्योंकि धीरे धीरे अमेरिका को भी ये समझ में आ रहा है और पूरी दुनिया को ही समझना पड़ेगा कि इस पूरे युद्ध का आउटकम अगर हॉर्मुज पे ईरानियन इंटरफेरेंस के रूप में खत्म होता है या उस तरह की कोई बात होती है तो ये बहुत मेजर लॉस होगी इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए, क्योंकि इंटरनेशनल वाटर में इस तरह की किसी भी दखलंदाजी को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। तीसरा रीतु, ये जो फायरिंग ऑन कार्गो शिप्स या कंटेनर शिप्स हुई है जो तेल लेके जाते, इसमें ये सारी फायरिंग चाहे वो आईआरजीसी की तरफ से हुई हो या कुछ फायरिंग जो अमेरिकन फोर्सेस, नेवल फोर्सेस ने की है, एयरफोर्स ने भी की है, उसमें कंटेनर से ऑयल लीकेज की बात अभी तक कंफर्म नहीं हुई है। बड़ी प्रिसाइज फायरिंग की गई है, कभी रडर तोड़े गए हैं, कभी इंजन रूम को मारा गया है, लेकिन उससे ऑयल स्पिल की बात नहीं हुई है। ये जो डेवलपमेंट आपने अभी कवर किया कि स्पिलेज अराउंड खार्ज दिख रहा है, हमने पिछले एक हफ्ते से ये जानने की कोशिश की थी और ये कंफर्म भी हो रहा था कि जो स्टोरेज कैपेसिटी है ईरान के पास ऑयल की वो खत्म हो रही है। तो उनके पास 2 ऑप्शंस होंगे। एक ऑप्शन कि अपने ऑयल एक्सप्लोरेशन, जो ऑयल निकाल रहे हैं वो उसकी स्पीड को ऑल्टर करें, जमीन के नीचे से हाई प्रेशर ऑयल निकालने, इस स्पीड को अगर वो कम या ऑल्टर करते हैं तो इसको रिकवर करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है और बहुत ज्यादा वेस्टफुल होता है और उसकी पूरी सप्लाई लाइन उसके कंप्लीट डिस्टरबेंस के थ्रू, जबकि इसका ज्यादा आसान लेकिन अनलॉफुल तरीका था कि इनके स्टोरेज अगर खत्म हो रहे खार्ज पे, 90% ऑयल इनका खार्ज के थ्रू जाता है, तो उसको ये चुपचाप उस एरिया में समुद्र में फैलने दे और अपनी जो एक्सप्लोरेशन, जो ऑयल निकाल रहे हैं जमीन से, उस स्पीड को ऑल्टर ना करे। तो ये बहुत ही
क्रिटिकल डेवलपमेंट होगी, क्योंकि वहां का कंप्लीट इकोलॉजिकल सिस्टम, इनका स्टोरेज सिस्टम, इनकी सप्लाई जी। लाइंस, इसका मतलब वो सैचुरेट हो चुका है हाँ। और इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो इन्होंने समुद्र में अब तेल छोड़ना शुरू और कर सर दिया। एक एक खबरें जिस तरह की खबरें लगातार ये भी सामने आती है कि आग लगा दी गई है, तो ये जो आग फैलती है फिर ये किस तरह से बुझती होगी, क्योंकि अगर आपने शिप्स को आग के हवाले कर दिया या फिर ये सिर्फ खबरें हैं कहने के लिए, और जैसे कि आपने बोला कि एक प्रिसाइज पॉइंट पर ही ये सब हो रही है एक्टिविटी, तो क्या आग लगने वाली बात भी इसी तरीके से हम समझें? क्योंकि अगर एक तेल के टैंकर में आग लगती है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितने समय में वो बुझेगी, और स्पिलेज जिस तरह से होगा उसके बाद कैसे उसे मैनेज किया जाएगा, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, टैंकर में आग लगना जिसपे फायरिंग हुई थी, उसके बारे में उनका इंटरनल कंप्लीट एक सिस्टम होता है, ऑटोमेटेड होता है जी। कि कंपार्टमेंटलाइज्ड स्टोरेज होता है। इसके जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स होंगे उस पे ज्यादा आपको डिटेल बता पाएंगे, जी। बट ऐसा नहीं है कि वो एक के बाद एक सारों में फैलती चली जाएगी। इसको आइसोलेट करके उसको हैंडल किया जाता है, कंपार्टमेंटलाइज्ड स्टोरेज होती है। जी। उसमें एक पोर्शन में अगर किसी वजह से या किसी फायरिंग से, जैसे कि कुछ हमने पिक्चर्स भी देखी थी, उसको कंटेन किया जा सकता है। ऐसा नहीं होता कि वो किसी दूसरे आग की तरफ फैलती चली जाएगी। जी। काफी मैकेनाइज्ड एंड ऑटोमेटेड सिस्टम होता है वो। ठीक है सर। दूसरी तरफ जी हाँ, जी बोलिए बोलिए। दूसरी तरफ ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है कि जहां पे भी एक्सेस ऑयल प्रोडक्शन होता है, वहां कुछ ऑयल ऑटोमेटिकली एज अ पार्ट ऑफ द सिस्टम वो बर्न आउट किया जाता है। उसकी उसकी क्या मैकेनिकल लिमिटेशन है मुझे नहीं पता, जी। लेकिन ये बर्न आउट होता रहता है और इनकी फोटोग्राफ्स लेकिन को आप ये कई कह बार रहे हैं कि ये सेफ है, ये बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं हो सकता अगर ऐसा कुछ हो भी रहा है तो। एक बड़ी खबर आ रही है सर, समंदर में तेल फैलने की खबर को ईरान ने अफवाह बता दिया, इसी पर रिएक्शन आ गया है। यहाँ पर समंदर में तेल फैलने की खबर को ईरान अफवाह बता रहा है। ईरानी सांसद जफर पुरकाबगानी ने खबरों को गलत बताया, तो खबर को यूएस का साइकोलॉजिकल एक्शन बताया है। तेल फैलने के लिए यूरोपीय टैंकर्स को जिम्मेदार बताया है। ये बड़ी खबर, ईरान ने साफ कर दिया है कि ये जो तेल फैलने की खबर सामने आ रही है वो अफवाह है। ईरानी सांसद जफर ने खबरों को यहाँ पर गलत करार कर दिया है और खबर को यूएस का साइकोलॉजिकल एक्शन बताया है। यहाँ पर देखिए ना, से जिस तरह से ये बड़ी बात सामने आ रही है कि ये साइकोलॉजिकल एक्शन हो सकता है यूएस का, तो ईरान की बातों पर भी पूरा यकीन नहीं किया जा सकता। लेकिन हाँ, उन्होंने इस बात को नकार दिया क्योंकि संभावना यही थी कि जहां से उनका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है या सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है, तो वहां पर कहीं ना कहीं ईरान खुद ऐसा कर सकता है कि ये जो ऑयल स्पिल है वहां से आ रहा हो, लेकिन अब ईरान मना कर रहा है। देखिए, कुछ भी ईरान जो है कई सारे स्टेटमेंट जैसे जैसे साइकोलॉजिकल वॉर जो स्टेटमेंट जो है यूएसए की तरफ से देखने को मिले, वही सारे ऐसे कुछ स्टेटमेंट जो ईरान की तरफ से देखने को सामने आए, जो कहते कुछ और है, हुआ कुछ और है। इंटरनली करते कुछ और, एक्सटर्नली कहते कुछ और है। यही सारे स्टेटमेंट जो दोनों तरफ से हमें कंटिन्यूसली देखने को मिले। जिस तरफ से ईरान ने अब इस बात को ठुकराया है कि उससे पहले अगर जो सैटेलाइट इमेजेस आई है, वो इमेजेस कहाँ से आई, वो इमेजेस जो है जिसमें वो तेल दिखाएगा, आखिर वो तेल आया कहाँ से। इससे कहीं ना कहीं अगर देखा जाएगा, जिस चीज से ईरान को लगता है कि पूरे विश्व का दबाव जो है मुझ पे आ सकता है, कोई बिल्कुल इसमें स्टेटमेंट जो है दूसरे कंट्री से आ सकता है, उसे बचने के लिए जो है साइकोलॉजिकल वॉर, जो स्टेटमेंट्स का वॉर जो है वो दोनों तरह से जारी है। बिल्कुल, यानी सीधे तौर पर नासिर, ईरान ने अपने ऊपर लगे इस आरोप से खुद को बचा लिया। अगर ऐसा कुछ होता है तो ईरान पर सवाल उठने लगते कि आपने हॉर्मुज को ना बंद किया होता तो इस तरह की कंडीशन ना होती। अजिताभ सर, क्या वाकई ये संभव है कि यहाँ पर ऑयल स्पिलेज होगी? क्योंकि जिस तरह से ये सैटेलाइट की तस्वीरें, खुद की तस्वीरें तो है नहीं, उनको गलत बता देना, साइकोलॉजिकली किस तरह से अमेरिका प्रेशर कर रहा है ये कह देना ईरान की तरफ से, कितना जिम्मेदाराना बयान आप इसे मानते हैं? देखिए, बयानों की क्या कहा जाए, आप अभी साइकोलॉजिकल, रियल और रील तीनों पैरेलली एक तरह से कहिए चल रहे हैं। घटनाएं तीनों फॉर्म में और तीनों तरह की नैरेटिव बनाने की कोशिश लगातार पिछले, आप कह लीजिए जब से जंग शुरू हुआ है, लगभग 11वां सप्ताह है, ये चल रहा है। एक तरफ ईरान ने जो इंटरनेट केबल्स की बात की है, उसमें देखिए बहुत बड़ा उसने अनाउंसमेंट दिया है, वो भी हो सकता है एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का ही हिस्सा हो, क्योंकि इसने तो यहाँ तक कह दिया है कि उसकी कंपनी ही जो अगर इंटरनेट के केबल्स खराब होते हैं या उसको रिपेयर करना हो, उसको उसकी सर्विसिंग हो, वो भी ईरान की कंपनी करेगी। तो टोल भी वो कलेक्ट करेगा, चाहे वो इंटरनेट के केबल हो, चाहे हॉर्मुज से व्यापार हो, चाहे हॉर्मुज से तेल की आवाजाही हो, हर मामले में टोल वो कलेक्ट करेगा, मतलब उगाही भी करेगा, उसकी मेंटेनेंस, रिपेयर कह लीजिए, उसकी सर्विसिंग, वो सारा भी उसी की कंपनी करेगी।
तो एक तरफ इस तरह की एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का भी हिस्सा हो सकता है, दूसरी तरफ इसमें कुछ ना कुछ रियलिटी भी है, क्योंकि हॉर्मुज तो ठप है तो उसमें रियलिटी भी है। तीसरी तरफ जो आपने ऑयल स्पिल की बात की, ये लगभग 50-60 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि एक बहुत छोटा सा एरिया है। तो और सैटेलाइट इमेज जो आ रही है वो तो रियलिटी की तरफ इंगित करता है। दूसरी तरफ इस तरह के स्टेटमेंट से एक तरह से ध्यान भटकाना कह लीजिए, तो रियलिटी और रियल दोनों चीजें चल रही हैं। इसमें ये कहना ऑथेंटिक क्या है, और बहुत मुश्किल हो जाता है कि बहुत सारे इंफॉर्मेशन तो मीडिया के थ्रू आ रहे हैं और सेकेंडरी सोर्सेज के थ्रू आ रहे हैं, तो लेकिन सैटेलाइट इमेज अगर आई है ऐसी, तो इसमें कहीं ना कहीं सच्चाई है। उसके कारण क्या है, क्या ईरान ने जानबूझ के लिए किया है या यूरोप के किसी टैंकर की तरफ से हुआ है, इसके पर्यावरण के संकट तो इससे है ही है, इसके आर्थिक संकट भी, जैसे कहा जा रहा है कि 1 करोड़ या 2 करोड़ रुपए का ये ऑयल वहां पे स्पिल हुआ है। दूसरी तरफ आप देख लीजिए कि 28 फरवरी से जब से युद्ध शुरू हुआ है, 1 अरब बैरल से ज्यादा तेल का लॉस हो चुका है दुनिया को, क्योंकि तेल का आना एक तरह से ठप हो गया है। उससे इतनी मात्रा में तेल, तो समझ लीजिए कि कितनी बड़ी क्राइसिस चल रही है अभी दुनिया के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। और इस बीच एक और बड़ी खबर बता देते अपने दर्शकों को, ट्रंप के चीन दौरे से पहले यूएस का एक्शन दिखने लगा है। ये बड़ी खबर आ रही है, ट्रंप के चीन दौरे से पहले यूएस का एक्शन। यूएस ने 10 चीनी कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। कंपनियों पर ईरान को सैन्य मदद देने का आरोप लगा है। अमेरिका ने कुछ लोगों पर भी प्रतिबंध लगाए हैं। ये बड़ी खबर, यूएस ने 10 चीनी कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया। कंपनियों पर ईरान को सैन्य मदद देने का आरोप लगाया। अमेरिका ने कुछ लोगों पर भी प्रतिबंध लगाए हैं। तो ये जानकारी सामने आ रही है कि ट्रंप के चीन दौरे से पहले ये बड़ा एक्शन भी ले लिया गया है कि 10 चीनी कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया जो कि ईरान को सपोर्ट कर रही थी। नासिर, इस पर क्या जानकारी सामने आ रही है? बिल्कुल, देखिए, चीन दौरे से पहले जिन कंपनियों पे जो है प्रतिबंध लगाया गया है उसमें कई सारी चाइना की कंपनीज भी शामिल है, जिनका ट्रंप का कहना यह है कि ईरान को जो है वो बैक एंड पे सपोर्ट कर रहे हैं। जहाँ बैलिस्टिक मिसाइल ड्रोन्स की अगर बात करेंगे, उसके साथ साथ कई सारी और चीज़ें जो है इस चीज़ में मेंशन की गई है कि ड्रोन्स, बैलिस्टिक मिसाइल मटेरियल्स और सैटेलाइट इमेजनरी के लिए भी जो है उनको बैक एंड पे सपोर्ट कर, उन पे जो है प्रतिबंध लगाया गया। कहीं ना कहीं एक तरफ से अगर देखा जाए, अगर ट्रंप जो है एक तरह से पीसफुल टॉक है, लेकिन दूसरी तरफ से बाकी अलग अलग कंट्रीज के साथ से जो है वो अपने रिश्ते जो है खराब करते नजर आ रहे। इससे पहले भी हमने चाहे नेटो की बात करें या बाकी कंट्रीज की अगर बात करेंगे, उन्होंने भी जो है ट्रंप को मदद करने के लिए किनारा कशी देखने को मिली। लेकिन अब चीन के दौरे से पहले ही चीन के उन 10 कंपनियों पे भी जो है प्रतिबंध लगाना, इसे साफ लगता है कि कहीं ना कहीं अब चीन और अमेरिका के बीच में जो बातचीत होने वाली है उसमें भी कहीं ना कहीं दरार जो है वो सामने आ सकती है, क्योंकि चीन से जाने से पहले उन्हीं 10 कंपनियों पे जो है आपने टैरिफ लगाया। और उसके साथ साथ अगर ये चीज भी देखी जाएगी कि यूएसए की तरफ से लगातार जो है चीन पे ऐसे प्रतिबंध, ऐसी टैरिफ्स लगाना, इससे कहीं ना कहीं जो है चीन और बिल्कुल, और एक तरह से दबाव भी, नासिर, ये हम कह सकते हैं चीन पर एक दबाव कि आपसे मुलाकात तो तभी होगी जब आप ईरान को मदद देना बंद करेंगे। हालांकि मीटिंग होने जा रही है, आने वाले दिनों में दौरा भी है ट्रंप का, लेकिन देखना होगा कि आखिर इस प्रतिबंध का क्या कुछ रिएक्शन चीन की तरफ से आता है। मनोज जी, क्या मानेंगे, ये जो प्रतिबंध लगाए गए हैं, अगर चीन किसी भी तरह से ईरान की मदद कर रहा है और प्रतिबंध लगाया है तो फिर बातचीत कैसे होगी? क्या बातचीत का रुख बदलता हुआ नहीं दिखाई देगा? डोनाल्ड ट्रंप का पिछले मंथ ही दौरा था चाइना का, और ये ईरान और अमेरिका का जो युद्ध हुआ इसके कारण जो एक्सटेंड होकर के 15 को बात कही जा रही है। अगर अमेरिका 100 कंपनीज पे अगर बैन लगाया और उसमें अगर 10 कंपनी चाइना का हो तो फिर चाइना के लिए उतना बड़ा इशू नहीं होगा। अगर पर्टिकुलरली सिर्फ चाइना के कंपनीज पे ही अगर बैन लगाया है तो चाइना, हम लोग देखते हैं कि टीट फॉर टैट की रणनीति अपनाती है। नहीं तो मनोज जी, क्या ये जो चाइना है इस बात को हजम कर पाएगा? इस बात का कहीं ना कहीं काउंटर भी होगा, रिएक्शन भी होगा ट्रंप के लिए कि आखिर आपने ऐसा क्यों किया है? क्योंकि अगर ट्रंप का दौरा है चीन का तो एक तरह से इतना प्रेशर क्या चीन झेलेगा या फिर जवाब देगा अमेरिका को?
अमेरिका को फिर से जो है मुझे लग रहा है कि झुकना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि चाइना अमेरिका जो है हाईली डिपेंडेंट है रेयर अर्थ पे, जो कि चाइना प्रोवाइड करता है। जी। तो स्वाभाविक है कि टिट फॉर टैट का रणनीति जरूर रहेगा, और चाइना दबेगा नहीं, क्योंकि ट्रम्प आते हैं यहाँ पे तो हो सकता है कि इस पे भी डिस्कशन हो कि उसको लिफ्ट किया जाए। अगर लिफ्ट नहीं भी करता है तो फिर से जो है चाइना किसी न किसी रूप में अमेरिका को कंट्रोल करने का कोशिश करेगा, और इसमें भी जो है ट्रम्प को झुकना ही पड़ेगा। और चाइना का और ट्रम्प का जो मुझे लगता है कि वार्ता जो होने वाली है, बहुत ही, अगर वो आते हैं तो बहुत ही प्रोडक्टिव कहा जा सकता है एशियन रीजन के लिए, और चाइना के लिए स्पेशली, क्योंकि चाइना किसी न किसी रूप में वो फ़ायदा लेना चाह रहा है अमेरिका से कि इकोनॉमिक या जो सॉफ्टवेयर हो, हार्डवेयर हो, वो अगर चाइना को अमेरिका प्रोवाइड कर देता है तो उनका जो चाइना का जो डोमिनेशन वो आगे बढ़ता जा रहा है, डेवलपमेंट वो बढ़ते जाएगा प्रोजेक्ट्स में, क्योंकि सॉफ्टवेयर में अमेरिका जो है चाइना से बहुत आगे है। हम लोगों ने देखा कि अमेरिकन एक सेक्रेटरी आए थे इंडिया में, वो बोल रहे थे कि इंडिया को हम चाइना नहीं बनने देंगे, यानी चाइना की तरह डेवलपमेंट नहीं होने देंगे जिस तरह से चाइना को अमेरिका ने डेवलप किया था। अगर इंडिया को हेल्प करता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, तो फिर इंडिया जो है चाइना से भी आगे बढ़ सकता है इस एरिया में। तो तो एक चाइना ऑप्शन भी ये भी है कि अगर यहाँ पर चीन और अमेरिका की बातचीत नहीं बनती है तो इसका फायदा भारत को हो सकता है। डाइवर्जन जो रहेगा ट्रम्प का वो भारत की तरफ भी हो सकता है। सही बता रहे हैं। भारत जरूर जो है वो फायदा उठाना चाहेगा। हालांकि ट्रम्प का जो सेकेंड टेन्योर रहा है, हम लोगों ने देखा है कि कुछ भारत के लिए फेवरेबल नहीं रहा है, लेकिन जिस तरह से बिल्कुल। और ट्रम्प ये देखिए ना सर, भारत पर भी दबाव की रणनीति के तहत काम करते हैं। भारत भी जिस तरह से उभर रहा है विश्व में, ट्रम्प नहीं चाहते कि भारत के साथ भी ऐसा हो, इसलिए यहाँ पर दबाव की रणनीति यहाँ पर भी काम करती हुई दिखाई दी। क्योंकि साय सर, ऐसे में ये माना जाए जब यहाँ पर रूस से तेल खरीदने की बात कही जा रही थी भारत की, तो एक तरह से धमकी दी जा रही थी ट्रम्प की तरफ से, टैरिफ तक लगा दिया गया, रिश्ते खराब कर दिए गए। तो भारत को भी उभरता हुआ नहीं देख पाएंगे ट्रम्प? हाँ, ट्रम्प भारत को अपना चैलेंजर मानते हैं, जो कि हमारे लिए एक, मतलब नॉट दैट कि हमको उनसे कोई वैलिडेशन चाहिए, हम चैलेंजर हैं उनके। फ्यूचर में हम जितना बड़ा मार्केट हैं, जिस तरह से हमारी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इनलैंड हो रही है, और जिस तरह से हमने अमेरिका में जाकर उनके सिस्टम्स को, मैं ये वर्ड यूज कर सकता हूँ, हैक कर रखा है। इंडियन टेक्निकल ब्रेन अमेरिका में इतना ज्यादा है, ये बातें ट्रम्प को अच्छी नहीं लगती। इसी वजह से उन्होंने अपने वीजा रूल्स में, अपने इमिग्रेशन रूल्स में इंडिया फोकस करके कई चेंजेस किए हैं कि यहाँ के लोग वहां पे नौकरी में मुश्किल पाए, वहां के लोकल्स को नौकरियां मिले। ये ट्रम्प का कोर एरिया ऑफ इंटरेस्ट रहा है। एट द सेम टाइम एक चीज यहाँ पे ये जरूर है कि जो सैंक्शंस लगाए हैं चाइनीज कंपनी के, ये एक्चुअली उनका एक स्केल डाउन है, क्योंकि इसके पहले एक हफ्ते पहले बेसेंट ने, जो वहां के ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं, उन्होंने सेकेंडरी सैंक्शंस की बात की थी कि अगर कोई ईरान को मदद करता हुआ पाया जाएगा या उनके ऑयल ट्रेड के साथ में पाया जाएगा, तो उनके ऊपर हम एज अ नेशन सेकेंडरी टैरिफ लगाएंगे। तो उससे स्केल डाउन करके उन्होंने चाइना के ऊपर सेकेंडरी टैरिफ ना लगा के कुछ कंपनीज को जो हार्डवेयर बनाती हैं, सॉफ्टवेयर बनाती हैं, उनके ऊपर सैंक्शंस लगाए हैं। तो ये थोड़ा स्केल डाउन है, इस वजह से है क्योंकि ट्रम्प का अभी चाइना विजिट है और वो बहुत माहौल खराब करके वहां जाना नहीं चाहते हैं। और साथ के साथ 2 दिन पहले जो डेवलपमेंट हुआ कि वहां की एक लोकल कोर्ट ने ट्रम्प का जो 10% टैरिफ था उसको भी इलीगल डिक्लेयर कर दिया है। पहले उनके जो ग्लोबल टैरिफ उन्होंने लगाया था 5%, उसके बाद 24 घंटे के अंदर उसको 10% किया था। ग्लोबल टैरिफ एक डिफरेंट प्रोविजन के तहत लगाया गया था। इसके पहले इमरजेंसी पावर्स के तहत उन्होंने बहुत ही रैंडम टैरिफ लगाए थे, 25, 50, 100% चाइना, इंडिया पे, सारे देशों पे। फिर उसको जब वहां की सुप्रीम कोर्ट ने इलीगल डिक्लेयर कर दिया, तो उन्होंने एज अ रिएक्शन 5% ग्लोबल टैरिफ लगाया और 24 घंटे के अंदर उसको बढ़ा के 10% कर दिया था। अभी 2 दिन पहले वहां की एक फेडरल कोर्ट ने इसको भी इलीगल डिक्लेयर कर दिया, जबकि 3 कंपनियों ने चैलेंज किया था कि ये पावर्स ट्रम्प के पास नहीं है। तो अभी उसका एप्लीकेशन सिर्फ उन 3 कंपनीज पे है, लेकिन बाकी स्टेट्स भी, बाकी कंपनीज भी जो अमेरिका में काम करती हैं, चांसेस हैं कि वो इस फेडरल कोर्ट में जाएंगी, ये कहते हुए कि ये हमारे ऊपर भी लागू किया गया है, इसको हटा दिया जाए। तो टैरिफ के मामले पे भी ट्रम्प थोड़ा सॉफ्टनिंग ऑफ स्टैंड दिखा रहे हैं, क्योंकि अभी उनके पास प्रेशर पॉइंट्स गीतू बढ़ते जा रहे हैं। जी। और अगर ये जी गीतू जी नहीं बोलिए सर, बोलिए।
तो अभी इनके साथ सबसे मेजर जो प्रेशर पॉइंट हो रहा है वो हॉर्मुज ही दिख रहा है। वो बार बार टाइमलाइंस चेंज कर रहे हैं, अपना रेड फ्लैग कर रहे हैं। अमेरिका की तरफ से ऑफिशियल धमकी आ रही है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की तरफ से, सेक्रेटरी ऑफ वॉर की तरफ से और ट्रम्प की तरफ से। और वो पिछले 3 दिनों से लगातार कह रहे हैं कि आज ईरान कुछ हमारे पास रिवर्ट करेगा। इस बीच में यूरोपियन कंट्रीज, जैसा कि अभी अजिताभ सर ने बताया कि फ्रांस ने अपनी कैरियर बैटल ग्रुप, इंग्लैंड अपना फ्रिगेट्स डिस्ट्रॉयर्स को अब हॉर्मुज भेजने लगा। तो ये बिखरता हुआ सा हॉर्मुज एक बिखरता हुआ सा स्टेट दिख रहा है कि वहां पे कोई भी एका नहीं हो पा रहा है। जो इंग्लिश प्रीमियर ने 35 देशों का एक कोलिशन बनाया था कि हम वहां से कुछ सेफ्टी, वो भी बिखर गया। अभी तक उनका कोई फाइनल ड्राफ्ट रेडी नहीं हुआ। इस बीच में यूरोप चुपचाप एक एनर्जी क्राइसिस की तरफ बढ़ रहा है जो कि बहुत सीरियस होती जा रही है। और वो अमेरिका की तरह चुप नहीं बैठ सकते कि चलो हम देखते हैं ईरान कब हमारे सिंगल पॉइंट पेपर को रिटर्न करेगा। हर एक दिन उनके लिए भारी पड़ रहा है, तो वो अपना इंडिपेंडेंट डिसीजंस ले रहे हैं। हो सकता है वो ईरान से बात भी कर रहे हैं जिसकी हमारे पास अभी कोई जानकारी नहीं है। बट ये सारी चीजें अमेरिका को, ट्रंप को प्रेशराइज कर रही हैं और वो एक क्योस की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि उनका अपना भी कोई सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप अमेरिका में उनको एडवाइस नहीं कर रहा है शायद, क्योंकि हर रोज नए बयानात, नए टाइमलाइंस, नए कयास लगा के वो कुछ पोस्ट कर देते हैं। और ईरान, जिसको इस तरह की जिंदगी की आदत है बहुत दिनों से, वो उस तरह से प्रोएक्टिव रिस्पांस नहीं दे रहा है। और अभी उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी ने अमेरिका को बताया है, सीआईए के सूत्रों से बताया गया, अभी कंफर्मेशन नहीं आई है, कि ईरान हॉर्मुज की टाइटनिंग को भी कई महीनों तक झेल सकता है। जो शुरू में हम सोच रहे थे इकोनॉमिकली वो क्रैश कर जाएंगे, नहीं। अपनी सीआईए की जो इनकी रिपोर्ट आई है ईरान की इकोनॉमिक क्राइसिस के ऊपर, उसमें ये बताया गया है, कल या परसों की रिपोर्ट है जिसको किसी प्रेस ने रिलीज किया है चुपचाप, कि वो कई महीनों तक इस क्राइसिस को झेल सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन अगेन ट्रम्प के लिए बहुत हेवी होगी और अब उनको नए रास्तों की तलाश करनी पड़ेगी। गीतू, बिल्कुल। और अजीताभ सर, कुछ खबरें ऐसे भी आ रही है कि ईरान यहाँ पर बहरीन को लेकर भी एक तरह से धमकी दे रहा है, क्योंकि जहां पर हम देख रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा अमेरिका के जहाज हैं। तो ऐसे में ईरान ने भी अपना एक कह सकते हैं प्लान बी तैयार कर लिया है और एक तरह से काउंटर करने की कोशिश रहेगी, ईरान की भी दबदबा बनाने की कोशिश रहेगी अमेरिका पर। तो ये कितना भारी पड़ सकता है अमेरिका को अगर ऐसा हो जाता है? देखिए, डेवलपमेंट काफी पैरेलली चल रहे हैं। जैसा सहाय सर ने बताया कि वाशिंगटन पोस्ट ने सीआईए को कोट करते हुए इस रिपोर्ट का रेफरेंस दिया है कि 70% उसकी मिसाइल क्षमता वो बरकरार है, प्री वार के लेवल की वो बता रहा है। और दूसरी तरफ 75% उसके जो मोबाइल मिसाइल लॉन्चर हैं वो भी इंटैक्ट हैं। और तीसरी बात कि उसने बहुत सारे जो उसके अमेरिका की बमबारी से जो कह लीजिए पहाड़ों में उसके रखे हुए थे वेपन्स, मिसाइल्स और ड्रोन्स, जो फैक्ट्रीज अंडरग्राउंड है, उसको भी उसने रिकवर करने में सफल रहा है ईरान। और उसकी वजह से आज वो बेहतर स्थिति में है। इसीलिए अमेरिका ने जो कई प्रतिबंध जिसकी आपने बात की 10 संगठन पे, ये सिर्फ वही नहीं है, 3 चीन के, हांगकांग की ऐसी कंपनीज है जिसको, और रूस की भी, जो कैस्पियन सी के थ्रू ईरान को हथियारों की सप्लाई कर रही थी। उस तरह के जो फाइबर ऑप्टिक्स के कह लीजिए ड्रोन जो अब नए बन रहे हैं, उसकी भी सप्लाई की बात हो रही है। तो ऐसे 3 सप्लायर्स पे भी बैन लगाया है, कंपनीज पे। टीपॉट जो उसके रिफाइनरीज हैं, जो लगभग चाइना के जो रिफाइनरीज हैं, जो लगभग 40-50% ईरान के तेल को रिफाइन करते थे, उस वैसी कंपनियों पे भी बैन लगाया है अमेरिका ने। और कई ऐसे इंडिविजुअल जो फंडिंग कर रहे थे, जो बैंक से इनका युआन में या डॉलर में जो शैडो फ्लीट चल रहा था, शैडो फाइनेंसिंग हो रही थी, उन सबों पे बैन लगाया है। तो अमेरिका भी कोशिश कर रहा है कि ईरान को ज्यादा से ज्यादा प्रेशराइज किया जाए। और दूसरी तरफ ईरान ने जो धमकी दी है बहरीन को, वो बेसिकली यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो रिजोल्यूशन, एक प्रपोजल कह लीजिए, एक ड्राफ्ट प्रपोजल जो रखा गया है, उसको बहरीन ने, यूएई ने, कई कंट्रीज ने, इनफैक्ट 5 कंट्रीज ने उसको सपोर्ट किया है और ज्वाइंटली उसको वहां पे रखा है सिक्योरिटी काउंसिल के संदर्भ में। तो उस पे ये धमकी दे रहा है कि बहरीन इससे बाज आए। ऑफ कोर्स बहरीन एक छोटा सा देश है, यूएई पे तो इस तरह से वो कर ही रहा है। तो ये डराने धमकाने की है। रिजोल्यूशन तो वहां पे गया है, उस पे चीन और रूस, निश्चित रूप से रूस ने ऑलरेडी ऑफिशियल स्टेटमेंट भी दे रखा है
कि उसको वापस ले अमेरिका और बहरीन और अन्य कंट्रीज। तो वो रिजोल्यूशन तो पास होने से रहा, लेकिन इस तरह के परमुटेशन कॉम्बिनेशन बना के साइकोलॉजिकल वॉर जो कहते हैं एक तरह से, वो भी कोशिश की गई है। और दूसरी तरफ ये जो इंटरनेशनल कॉलिशन की बात हो रही है, भाई ब्रिटेन का जो डिस्ट्रॉयर HMS ड्रैगन कह रहे हैं वो भेज रहा है, फ्रांस की पहल हुई है, और भी कई अन्य देश कुछ ना कुछ एक्टिविटी करने की स्थिति में है। और भारत की भी तरफ से आई है, भारत ने भी यूएई पे बाजाबता क्रिटिसाइज के अलावा उसने ये भी स्टेटमेंट दिया है। और अब प्रधानमंत्री मोदी यूएई में जाने वाले भी हैं, उनकी 4 देशों की यात्रा 15 तारीख को शुरू हो रही है, उसमें वो यूएई होके जाएंगे। तो इस तरह के डेवलपमेंट हो रहे हैं, निश्चित रूप से ईरान के लिए भी एक बहुत अच्छे संकेत तो नहीं है, लेकिन चूंकि ईरान हॉर्मुज में जो ऑयल, पेट्रोल और कह लीजिए 20% दुनिया का पेट्रोल का उसने कह लीजिए ऑयल की सप्लाई को ठप कर रखा है, जो अभी तक दुनिया के पास रिजर्व हैं, चाहे वो चाइना के पास हो या अन्य देशों के पास हो, भारत के पास भी। देखिए भारत ने अभी तक पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ाए हैं क्योंकि अपने रिजर्व को यूज कर रहा है और अन्य सोर्सेज से वो अभी सप्लाई को थोड़ा सा बहाल करने की स्थिति में रहा। लेकिन जैसे जैसे दुनिया के रिजर्व खत्म हो रहे हैं और सप्लाई अभी भी सप्लाई चेन रुका हुआ है, बाधित है 30% से ज्यादा, तो आगे लक्षण बहुत अच्छे नहीं दिख रहे हैं। ये आर्थिक मंदी की पूरी संभावना दिख रही है। बिल्कुल। और मनोज जी, यहाँ पर ये भी समझना होगा कि क्या भारत ने दूसरा ऑप्शन अभी तलाशा है, जिस तरह से लगातार जो तेल के दाम है उनमें वृद्धि नहीं देखी जा रही है, तो क्या कुछ रास्ता भारत निकाल रहा है इसका? क्योंकि आर्थिक मंदी भी आएगी, जाहिर सी बात है, तेल की आपूर्ति नहीं होगी तो संकट कई बड़े भी खड़े हो सकते हैं। तो क्या भारत ने स्ट्रैटेजी अपना ली है कि वो या तो रूस की तरफ जाएंगे या अमेरिका से भी तेल खरीदी होगी, चाहे वो ज्यादा कीमत में ही क्यों ना हो? स्वाभाविक है, इंडियन गवर्नमेंट जो है डिफरेंट कंट्रीज से वार्ता ज़रूर कर रही है और कोशिश में ये है कि एक अल्टरनेट ऑप्शन भी जो है ढूंढा जाए। अगर ये युद्ध अगर कंटिन्यू रहता है, स्टेट हॉर्मुज़ में वाला जो मामला चल रहा है, तो भारत तो आगे क्या करेगा? तो स्वाभाविक है कि जिस तरह से अमेरिका ने भी जो है लिफ्ट कर दिया था रशिया को कि आप जो है 1 मंथ के लिए आप बढ़ा सकते हैं, तो रशिया एक अपना एक ट्रेडिशनल फ्रेंड है और वो वहाँ से तो होगा ही, साथ साथ साउथ अफ्रीकन कंट्रीज हो। अच्छा, रूस को अगर ऑप्शन की तरफ से देखते हैं, भारत अगर रूस की तरफ ज्यादा तेल खरीदी करता है तो फिर अमेरिका पर क्या इसका रिएक्शन होगा? अमेरिका और ऑलरेडी जब तक ये युद्ध चलते रहेगा तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन बाद में अगर युद्ध खत्म हो जाता है तो फिर इंडिया जो है ईरान के साथ फिर से ऑयल के लिए कोशिश करेगा कि वहाँ से आ जाए, रशिया से। और युद्ध खत्म होने की संभावनाएं बहुत कम दिख रही है क्योंकि बातचीत ही नहीं हो रही है। शायद सर ऐसे में युद्ध खत्म कैसे होगा, या फिर ये यूं ही चलता रहेगा जैसा हमने देखा यूक्रेन और रूस की तरह? क्या इतना लंबा ये युद्ध खिंच सकता है? नहीं, मैं पॉजिटिव हूँ और मुझे लगता है कि आने वाले हफ्ते में, क्योंकि प्रेशर पॉइंट्स इतने ज्यादा सेंसिटिव हो गए हैं गीतू कि अब वाकई ट्रंप के लिए सिंगल हैंडेडली इसको मैनेज करना डिफिकल्ट हो रहा है। ईरान की तरफ से हो सकता है कि कुछ जिद बरकरार रहे कि हम एनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम नहीं रोकेंगे, जो कि मुद्दा अभी प्राइमरी फोकस का नहीं है, उनका वेपन डेवलपमेंट प्रोग्राम रोकने की बात हो रही। तो इसमें अब टेक्निकल वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। जो भी रिस्पांस आएगा ईरान की तरफ से आप देखिएगा उसमें टेक्निकल रिस्पॉन्सेज आएंगे कि हमको ये परमिट करो, लेकिन हॉर्मुज का मुद्दा अभी भी इसको डिले करता जा रहा है और ये इसके लिए टाइमलाइन डिसाइड कर पाना या कयास लगा पाना थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन मुझे लगता है कि अगर खाज के पास स्पिलेज शुरू हो गई है, अगर फ्रांस और इंग्लैंड अपना फ्रिगेट्स भेज रहे हैं, डिस्ट्रॉयर्स भेज रहे हैं, तो इसके भी कुछ जल्दी सोल्यूशन, इस हफ्ते में कुछ सोल्यूशंस की उम्मीद की जा सकती है। बिल्कुल, यानी कि उम्मीदें हैं कि कुछ ना कुछ अच्छा और बेहतर रास्ता निकल सकता है, लेकिन कितना, कब और कितनी जल्दी ये काम होगा ये देखना होगा, क्योंकि अभी इसको लेकर कुछ नहीं कहा जा रहा है। हालांकि कयास जरूर लग रहे हैं कि बहुत कुछ बेहतर होने की उम्मीद है। धन्यवाद करना चाहेंगे आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।